सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स को लेके। कल हमने अपने टॉपिक को लेके बात की थी हमारे सिलेबस को लेके। जैसे कि आपने अगर अभी तक हमारा सिलेबस नहीं देखा है जेके पूरा इकोनॉमिक्स का जेके एसएसबी को लेके, तो आप प्लीज़ उसको एक दफ़ा देख लें। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स रहने वाला है आज हमारा टॉपिक, और आज हम इस टॉपिक को पहले पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और डिटेल वाइज समझेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, हमारे पास यहाँ पे 5 टॉपिक्स रहने वाले हैं, और इन 5 टॉपिक्स की अगर बात करें तो 5 टॉपिक्स में सबसे पहले हमारा रहेगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सेकंड रहेगा हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देन थर्ड वन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। उसके बाद है इसके सोल्यूशन यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और लास्ट रहेगा हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे 5 टॉपिक्स रहने वाले हैं जो हम अपने फर्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, और इन्हीं टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे आज की अपनी वीडियो। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एटी प्रेजेंटेशंस और फॉलो ज़रूर करें, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम व्हाट्सएप हम ऐड कर देंगे अपने ग्रुप में, ताकि आपको आने वाली वीडियोस अप टू डेट मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रुको जरा, सब्र करो। सो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को लेके, तो आपको ये समझ होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है एग्जैक्टली क्या। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को लेके। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये वर्ड एक ड्राइव्ड किया गया एक ग्रीक वर्ड से, ओक्यूनेमिया। ओक्यूनेमिया एक ऐसा वर्ड जो कि एक जर्मनी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे एक लोकल लैंग्वेज में इंडिया में हम किसी को बेड कहते हैं, या बेड भी वैसे इंग्लिश वर्ड है, बट हम ऐसे मंजा कहते हैं, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मंजा, और मंजा मतलब बेड, और मंजा जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, वैसे ही एक ग्रीक वर्ड से ये इकोनॉमिक्स को ड्राइव किया गया है, जिसका नाम था ओक्यूनेमिया। ओक्यूनेमिया अगर बात करें तो ओक्यो प्लस नेमियन बनता है। ओक्यो का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नेमियंस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो यानी कि अगर हम दोनों को क्लब करके अगर इसका इकोनॉमिक्स का मीनिंग निकालें तो इट्स कॉल्ड द हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि घर को चलाने का एक सिंपल सी मैनेजमेंट, उसको कहते थे ओक्यूनेमियन, और वहाँ से ही हमने इसको ड्राइव किया है। बाद में इसका नाम बना इकोनॉमिक्स। अगर बात करें इकोनॉमिक्स को लेके तो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हमारे एडम स्मिथ जो हैं इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टअप्स किया था। ये रही मीनिंग की बात। आपको ये हल्का सा पता होना चाहिए कि कहाँ से मीनिंग लिया गया, वर्ड कहाँ से ड्राइव है, वर्ड का मतलब क्या है, और उसको हम किस और नाम से भी जानते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। अगर बात करें अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके, यानी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स और व्हाई वी स्टडीड इकोनॉमिक्स, हम स्टडी क्यों करें इकोनॉमिक्स को, यानी कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके। हम किसी चीज़ को तभी स्टडी करते हैं जब उसके पीछे कोई प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज हमें उस चीज़ को स्टडी करने की कोई भी विलिंग नहीं रहती। और अगर हमें उस चीज़ को स्टडी करना है तो स्टडी करने से पहले हमें उसकी प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का मतलब है कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, दे आर द 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम बात करें अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करें वन बाय वन अगर इनके बारे में, तो कहते हैं कि सर ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम उनको कहते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। यानी कि ये अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, हर एक कंट्री में, चाहे वो डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो क्या प्रॉब्लम्स रहने वाली है? सबसे पहले अगर बात करें, देखिए तो अनलिमिटेड वांट्स, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। तो कहते हैं कि सर ज़रूरतें जो होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और ज़रूरतें अगर ख़त्म नहीं होती तो उसे वो कहते हैं हम अनलिमिटेड वांट्स। तो किसी भी कंट्री में अगर बात करें तो अनलिमिटेड वांट्स एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कि सिंपली आपकी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। अब बात करें अगर ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो रही तो आपको लगता है कि ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बट इसके साथ प्रॉब्लम्स तब आती हैं स्टूडेंट्स जब हम कहते हैं वी हैव अ स्कार रिसोर्सेज और द लिमिटेड रिसोर्सेज। जब वर्ड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, नो डाउट्स जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में
बट वही चीज़ आपको कभी भी नहीं मिली। आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट आप जो चीज़ लेना चाहते थे आप वो कभी चीज़ ले नहीं पाए। लेते हैं बट फॉर टाइम बीइंग नेक्स्ट टाइम आपको उसमें एडजस्ट करने पड़ता है। इसके रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं स्कार्स रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हों, जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। पूरी अर्थ को भी अगर आप देख लें, वहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, लिमिटेड ही चीज़ें मिलेंगी। तो अगर वांट्स अनलिमिटेड हैं तो दूसरी चीज़ आती है लिमिटेड रिसोर्सेज, और लिमिटेड रिसोर्सेज जब हमारे पास रहेंगे तो नेचुरली हम ये कहते हैं कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है उसके साथ हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, और यही शायद आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। अब बात करें थर्ड, दैट इज अबाउट द अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हमारे पास एक अल्टरनेट यूज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही मनी है, बट आप बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप अल्टरनेट यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको A, B, C या D कई जगह यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर लें तो आपके पास अगर सपोज करें 100 रुपीज़ हैं और आप अपने दोस्त के साथ कहीं पार्टी करना चाहते हैं, या आपको कहीं भूख लगी है, तो आप चाहे तो 100 रुपये का पिज़्ज़ा खा लें, चाहे तो आप 100 रुपये का कुछ फूड या बेवरेज या कुछ और आप चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। सो दीज आर द अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड रहती हैं, और ये तीन मेन प्रॉब्लम्स होती है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो गाइज, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेके होती है। इसमें बात करें तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में हल्का सा डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे कि हर एक इकोनॉमी की अपनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड रहती हैं, यानी कि सेम रहती हैं। हर एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम सेम नहीं होंगी, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो रहेंगी वो सब में सेम रहेंगी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, यानी इकोनॉमी की जो एक प्रॉब्लम्स रहेंगी, सेंट्रल मतलब मेन इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम, तो क्या रहती हैं? सबसे पहले आती है हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाए। सेकंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज किया जाए। थर्ड, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे करें। वन बाय वन अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सबसे पहले एक इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम ये रहती है दैट दे हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव टू एलोकेट दैट रिसोर्सेज इन अ इफेक्टिव मैनर। यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं उनको हम क्या करें, उनको हम यूटिलाइज करें, उनको इस तरह से लगाएं ताकि हम अपना बेस्ट जो है वो निकाल सकें। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को लगाना प्रॉब्लम है, और रिसोर्सेज कैसे लगेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी हो पाएंगे जब हमें तीन चीज़ों के बारे में पता होगा, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। अब बात आती है क्या बनाएं, तो क्या बनाने में चक्कर आता है दो चीज़ों का यहाँ पे आता है, या तो हम कंज्यूमर गुड बनाएंगे या हम कैपिटल गुड बनाएंगे। तो आप अपने रिसोर्सेज तभी लगा पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आप अपनी कौन सी गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल गुड या फिर कंज्यूमर गुड। दूसरी अगर बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, तो हाउ टू प्रोड्यूस में भी दो चीज़ें आती हैं जिसमें कहते हैं हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक आती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहाँ पे हम लेबर का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, और कैपिटल इंटेंसिव में हम अपने मशीन्स या कैपिटल को यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस में। साथ ही साथ इसमें थर्ड जो आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाए, रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जिनके लिए आप बना रहे हैं आप उसी तरह से अपने रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर भी तीन जो इश्यूज आते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं, इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चंस निकलते हैं।
आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझे। बात करें अगर नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज द सेकंड मोस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कहते हैं एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उसको एफिशिएंटली वे में हम यूटिलाइज कर पाएँ। तो मोस्टली देखा जाए तो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होता। एक लेबर 8 घंटे काम कर सकता है, आप अपने आप को देख लें जितनी आपकी एफिशिएंसी है, क्या आप उतना लेवल पे काम कर रहे हैं या नहीं। या एक कंट्री इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की, तो ये नियर बाय 135 करोड़ पॉपुलेशन है। क्या अगर हम सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें तो कितनी सारी प्रोडक्शन होगी पॉसिबल, और उतना सारा हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सकते हैं। गुड्स जो होंगी वो थोड़ी चीप हो जाएंगी, सस्ती मिलेंगी, लेकिन हम अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे। साथ ही साथ बात करेंगे थर्ड वन, दैट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की, इट मीन्स जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनकी ग्रोथ रहना भी ज़रूरी हो जाता है। और ग्रोथ किस तरह से होगी, मैटर ये करता है कि आप अपने इकोनॉमी को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बट अब आपकी तरफ से क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट अबाउट द सॉल्यूशंस। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस को लेके, तो आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। याद रखना ये दोनों चीज़ें आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन से कि पीपीसी एग्जैक्टली होती क्या है। हम पहले कर रहे हैं कंसेप्ट पे, तो पीपीसी एग्जैक्टली होती क्या है देख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो पीपीसी इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, अगर प्रोड्यूसर्स उनको यूटिलाइज करे और प्रोडक्शन करे तो कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन है, कितनी मैक्सिमम रेंज है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन कर सकता है। देखिए ना क्लियर है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज और कर्व मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो कितनी ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि अगर रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए तो वो अपनी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। अब बात करें इसके अजम्पशंस की, तो यहाँ पे 5 अजम्पशंस निकल के आती हैं। बिल्कुल अजम्पशन पे फोकस करना स्टूडेंट्स। फोकस क्या है, सबसे पहले रिसोर्सेज आर फिक्स्ड रहेंगे। रिसोर्सेज जो हैं क्योंकि लिमिटेड हैं तो पीपीसी निकाल तभी पाएंगे जब हम कहेंगे दैट द रिसोर्सेज रिमेन सेम, कांस्टेंट और द फिक्स। सेकंड बात करें दैट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। आप 3 चीज़ों पे अपने रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेबर है, चाहे आप एक्स बनवा लें चाहे आप वाई प्रोड्यूस करवा लें, आप बोलें सर हम ए बी सी भी बनवाएंगे, सो हम कहते हैं पीपीसी अजम्पशंस ले रही है कि रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज फॉर 2 गुड्स ओनली। थर्ड बात आती है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और फुल्ली यूटिलाइज, यानी कि जितना वो काम कर सकते हैं हम उतना काम कर रहे हैं, और जहां तक हम उसकी एफिशिएंसी को लेना चाहें हम उतना ले पा रहे हैं। फोर्थ बात आती है कि दैट द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द बोथ द गुड्स। यानी कि अगर एक लेबर है और वो एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाई गुड्स भी उतना ही अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। तो कहता है कि अजम्पशंस कहता है कि जो एक रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स में इक्वली एफिशिएंट है। यानी कि अगर मैं टीचर्स हूं तो मैं टीचिंग अच्छे से कर सकता हूं, बट अगर मुझे कोई कहे कि बस चलानी है तो मैं चला तो लूँगा, बट एफिशिएंटली वे में वो है वो नहीं चला पाएंगे। तो रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है फॉर बोथ द गुड्स। इसके साथ अगर बात करें लास्ट अजम्पशन कहती है दैट इज अ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी भी है सेम रहेगी। सर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम टेक्नोलॉजी को भी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब बात करें इसको टेबल के थ्रू अगर समझाएं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी टेबल दिख रहा है। सो टेबल दिखा रहा है कि कॉम्बिनेशंस कितने हैं। यहाँ पे वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आप एक साइड कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं और प्रोड्यूसर 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। या तो वो गन प्रोड्यूस कर सकता है या तो एक बटर प्रोड्यूस कर सकता है। तो यानी कि उसके बाद 2 कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में 2 गुड्स जो वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो कॉम्बिनेशन ए ऑप्ट करता है, कॉम्बिनेशन ए ऑप्ट करता है यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज वो गन की प्रोडक्शंस पे लगा दे, तो गन की प्रोडक्शंस करने पे वो 21 यूनिट्स ऑफ गन जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। बट अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेज गन की प्रोडक्शन पे लगा देगा तो नेचुरली उसके पास बटर की प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, लेबर नहीं रहेगा, बाकी जो उसकी एसेट्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो इस तरह से बटर जो है वो 0 प्रोड्यूस होगा, ये 0 यूनिट प्रोड्यूस होगा। बट अगर प्रोड्यूसर को
बटर को प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज्ड हैं। तो कहता है कि उसको अगर कुछ बटर प्रोड्यूस करना है तो उसको कुछ रिसोर्सेज विड्रॉ करने पड़ेंगे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गन, ताकि वो अपने बटर को प्रोड्यूस कर पाए। और याद रखना वो एक उसी लेबर को उठाना पसंद करेगा जो कि गन्स बनाने में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वो क्या बना सकता है? वो बना सकता है बटर। तो सबसे पहले कम एफिशिएंट लेबर को जो गन की प्रोडक्शन में था उसको निकालेगा और उसको यूज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर। और जैसे आप देख रहे हैं बी कॉम्बिनेशन भी है, यानी कि गन की जो प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये जो लेबर था इसके ज़्यादा काम आता नहीं था इसको गन्स का, बट सिर्फ अपने लेबर को डाला गया था। बट एफिशिएंटली ना होने की वजह से उसके गन की प्रोडक्शन पे ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, वो 21 to 20 पे ही आया, जबकि प्रोडक्शन ऑफ बटर जो है वो बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप सी कॉम्बिनेशन की बात करें तो 18 रही, यानी कि और लेबर विड्रॉ किए गए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर। तो प्रोडक्शन ऑफ बटर को बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन ऑफ गन को रिड्यूस करना पड़ेगा। और यही 1 by 1 आप स्टेप्स देखें जो आप टेबल पे देख रहे हैं या अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे वी हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन A B C D E F and G, और यहाँ पे जैसे जैसे वो बटर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी गन की प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और लास्ट कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि जहाँ पे वो अगर 6 यूनिट ऑफ बटर करना चाहता है तो उसको लेबर विड्रॉ करने पड़ेंगे और गन की प्रोडक्शन 6 से डायरेक्टली आ जाएगी 0, क्योंकि जो लास्ट लेबर वो विड्रॉ कर रहा है उसको सिर्फ काम आता था किसका? सिर्फ और सिर्फ गन्स का, वो प्रोडक्शन ऑफ बटर नहीं जानता। इसी के साथ अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो डायग्राम्स आपके स्क्रीन पे है, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। आप ये स्टूडेंट्स, ये आपका काम है, आप कॉपीज पे इसी टेबल को लेके अपना ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे बटर और वाई एक्सिस पे रखेंगे हम गन्स की प्रोडक्शंस को। और 1 by 1 अगर हम इसमें पॉइंट प्लॉट करें और पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपकी जो कर्व निकल के आएगी, इसी कर्व को जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारी कनकेव कर्व है, इसी को हम कहते हैं PPC, दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक लाइन सी है जो इंडिकेट करिए आप इतने तक प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आप पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। इसी के साथ अगर बात करें PPC के बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ PPC, यानी प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, PPC की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC कहती है दैट द PPC इज कनकेव फ्रॉम इट्स ओरिजिन, यानी कि वो अपनी ओरिजिन से क्या है? कनकेव है, यानी उसकी शेप जो है कन्वेव। बहुत सारे बच्चे कन्वेक्स और कनकेव जानते होंगे, तो मैं फिर भी बता दूं कनकेव शेप है इसकी PPC की। इसके पीछे रीजंस, ये आपका क्वेश्चन रहता है व्हाई द PPC इज कनकेव। तो कहते हैं सर PPC कनकेव इसलिए है क्योंकि PPC बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT। यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है MRT का, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग MRT, याद रखना इंक्रीजिंग MRT होगा तो आपकी PPC कनकेव रहेगी, अगर डिक्रीजिंग MRT होगा तो आपकी PPC कन्वेक्स हो जाएगी, और अगर MRT कांस्टेंट रहेगा तो आपकी PPC स्ट्रेट हो जाएगी। MRT का मतलब होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप कितने एडिशनली रेट पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जब आपके लेबर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गन से प्रोडक्शन ऑफ बटर पे लिए जा रहे हैं। तो क्या कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, MRT को निकालने का सिंपल मेथड है विच मीन्स डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। स्टूडेंट्स, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे भी करेंगे, इसी के साथ PPT के साथ अपने स्लाइड्स के साथ हम आगे अपने व्हाइट बोर्ड पे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे उसमें भी हम आपको इसके बारे में जरूर डिटेल में बताएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है दैट इज अबाउट द स्लोपिंग डाउनवर्ड। PPC जो होती है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिखना ना भूलें, लेफ्ट टू राइट। ये PPC होती है एक लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, विच इंडिकेट्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी कि अगर आपको x को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको y की प्रोडक्शन पे रिडक्शंस तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी क्या रह रही है, आपकी PPC जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन आ सकता है राइट टू लेफ्ट या कुछ और, तो आपको याद होना चाहिए कि PPC जो होती है वो लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड है बिकॉज ऑफ सिंपली हमारा नेगेटिव रिलेशन बिटवीन x एंड
वाई की वजह से। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है दैट इज द पीपीसी कैन रोटेट, पीपीसी रोटेट हो सकती है, बिल्कुल रोटेट हो सकती है, यानी कि एक ही एक्सिस से वो मूव करेगी, दूसरे एक्सिस पे मूव नहीं करेगी। यानी कि जब आपकी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है फॉर वन प्रोडक्शन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ चेंज पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं गन फैक्ट्री की बात करूं और गन फैक्ट्री में सपोज कीजिए कि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है या हम मोर चीज़ें को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी सिर्फ गन की प्रोडक्शन अप एंड डाउन जाएगी, उससे हमारी बटर की प्रोडक्शन पे कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हमारी बटर की प्रोडक्शन पे कोई रिसोर्स या टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो प्रोडक्शन सिर्फ देखने को मिलेगा, पीपीसी चेंज होगी सिर्फ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर, उसके गन की प्रोडक्शन पे चेंजेस कोई भी नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं रोटेशंस, और रोटेशंस होती है तब व्हेन द रिसोर्सेज आर चेंज फॉर सिंगल गुड्स ओनली। और लास्ट प्रॉपर्टी कहती है दैट पीपीसी कैन शिफ्ट, पीपीसी शिफ्ट भी हो सकती है ऑन द फ्रॉम द बोथ एक्सिस बात करें, वो दोनों साइड बढ़ भी सकती है और दोनों साइड कम भी हो सकती है। दैट इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज फॉर बोथ द प्रोडक्शन। दोनों गुड्स के लिए जब हमारी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी पीपीसी जो होगी वो शिफ्ट हो सकती है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर बात करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग बात करें दैट इज़ अबाउट द एमआरटी के बारे में। तो एमआरटी कहता है कि एमआरटी इक्वल्स टू होती है एमओसी। याद रखें एमआरटी इक्वल्स टू किसकी होती है, एमओसी। आगे लेटर ऑन बताएंगे एमओसी क्या है। तो एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वल्स करती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। तो दोनों के फॉर्मूले की अगर बात करें दैट विल रिमेन्स इन डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। वाइट बोर्ड वाली वीडियो देखना ना भूलें, पार्ट 2 में हम वाइट बोर्ड वीडियोस बनाएंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिटर्न में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात करें सेकंड इसके टॉपिक की, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक डायग्राम है, यहाँ पे मेंशंस किया गया अटेनेबल पॉइंट एंड अनअटेनेबल पॉइंट। याद रखिए पीपीसी के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे कि पीपीसी के अंदर पॉइंट 1 इंडिकेट, जो आप डायग्राम पे देख रहे हैं पॉइंट 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका अटेनेबल है। 3 एंड 4 भी आप अटेन कर सकते हैं, यानी आप बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर आप बात करें पॉइंट 2 की, वो आपका अनअटेनेबल पॉइंट रहेगा। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट 1 जो आपकी डायग्राम पे दिख रहा है उस डायग्राम के हम कहते हैं अटेनेबल, बट इसको हम ऑप्टिमम नहीं कहते। जबकि 3 एंड 4 जो पॉइंट आपकी डायग्राम पे दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, वो ऑप्टिमम पॉइंट है, यानी कि रिसोर्सेज पूरे के पूरे एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं और ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ रिसोर्सेज जो हैं प्रॉपरली वर्किंग में हैं। बट अगर पॉइंट 1 की बात करें तो रिसोर्सेज इन एफिशिएंटली वे में यूटिलाइज हो रहे हैं, और पॉइंट 2 की बात करें तो हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उतनी प्रोडक्शन कर पाएँ। बात करें थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं आईएएस बन सकता था। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि मौका एक कॉस्ट का, यानी कि अगर मैं एक्स चीज़ को प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा कर रहा हूँ उतने ही खर्चे में मैं वाई भी प्रोड्यूस कर सकता था। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे आप ये देखें, आप 3 कंपनी ए बी सी में अगर आप जॉब इंटरव्यू देते हैं, कंपनी ए आपको 20,000 कहती है सैलरी के लिए, बी आपको 19,000 कहती है और सी आपको 18,000 कहती है, तो नेचुरली आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करेंगे, ए कंपनी, जहाँ पे आपको 20,000 मिलेगा। बट मैं आपसे पूछूं, अगर आप अपना टाइम ए कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी को अल्टरनेट चूज करते तो क्या होता, आपका होता बी। याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भी कहते हैं, यानी हमारा इसके अलावा नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेट था वो हमारा क्या रहता, तो हम कहते हैं सर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर हम इतनी कॉस्ट पे, इतने खर्चे पे अगर मैं एक्स को प्रोड्यूस नहीं करता तो मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहता, मैं क्या प्रोड्यूस कर पाता, उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके साथ अगर बात करें फोर्थ की, दैट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं और ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इंडिकेट करती है जब आपकी पीपीसी शिफ्ट करती है टूवर्ड्स राइट। लिख लें, याद कर रहे हैं, पीपीसी जब शिफ्ट करती है टूवर्ड्स राइट, ये जो येलो पोर्शन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डायग्राम में, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है। बट अगर यही एरोज इनवर्ड होते हैं, यानी पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती, तो ये इंडिकेट करता है कि रिसोर्सेज ऑफ ग्रोथ जो हैं वो कम हो गई है, यानी कि वो जितनी पहली प्रोडक्शन कर रहे थे हम उससे कम प्रोडक्शन, यानी रिसोर्सेज हमारे रिड्यूस हो गए हैं। और ये हमारी शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट एंड शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट
इंडिकेट करता है कि पीपीसी किस तरह से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। एंड द लास्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा रहने वाला है, दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन पीपीसी। याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान जो हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया डेवलप किया या वन चाइल्ड नेशंस या हमारे कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन लगाया जाता है या हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम्स की बात करें और उसका इम्पैक्ट जानना चाहें कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा हमारी पीपीसी पे, तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि वो हमारी पीपीसी पे भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। बस हम पॉइंट पी से हम ऑन पीपीसी टूवर्ड्स चले जाएंगे, यानी कि हम तो उतने ही हैं, 135 करोड़ पॉपुलेशन तो उतनी ही हैं। अब उन 135 करोड़ को अगर आप थोड़ा ट्रेन करेंगे, थोड़ा नॉलेजेबल बनाएंगे, तो नेचुरली वो जो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा था वो इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू कर देगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसी बनाती इसीलिए है जब उसने किसी चीज़ को अपग्रेड करना है। आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं तो फ़ोन बड़ा नहीं हो जाता, बस उसी के अंदर के फीचर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। आप जो एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से, जो मोबाइल कर सकता था, अब अपग्रेडेशन से आप वो कर पाएंगे। तो इसी तरह से जो होता है गवर्नमेंट पॉलिसी मोस्टली पीपीसी को शिफ्ट नहीं करती, बस हमें प्रोडक्शन पॉइंट से पी से ऑन पीपीसी यानी ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचाने का काम करती है। सो ये हमारा था सिंपली हमारी पीपीसी को लेके, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी को लेके और ओवरऑल इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स। आई होप आपको वन बाय वन ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वो लाएंगे हम अपनी वाइट स्क्रीन पे, यानी कि वाइट बोर्ड पे समझाएंगे कि किस तरह से ये सारे टॉपिक्स हम अपने कवर कर पाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर लाइक ज़रूर करें, इसको एक दफ़ा फिर से धीरे से स्टडी करें, आपका इंट्रोडक्शन जो टू इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा कवर अप हो जाएगा। सो आई होप आप अपना ये नेक्स्ट सीरीज़ भी ज़रूर देखें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे सर एमसीक्यू डालें रिमाइंड दैट एमसीक्यू आप तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको पहले का वर्किंग करना है कंसेप्ट में। तो हम इसी का सेकंड पार्ट, इसी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स विद वाइट बोर्ड जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे। आई होप आपको ये सारी स्लाइड समझ आई होंगी। आई होप आप कोई भी क्वेश्चंस आता है या आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स पे अपना जो भी इश्यूज़ होगा उसको ज़रूर आए। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन बाय बाय।